एक चाची अपने भतीजे को अपने साथ कुंभ के मेले में ले जाना चाहती थी। तभी वो अपने भतीजे को घर पर बुलाती है कि सुबह यहाँ से निकल जाएंगे और ट्रेन में बैठ करके चले जाएंगे। उसका भतीजा चाची के घर पर पहुंचता है और जैसे ही वो उसके घर पर पहुंचता है, जो चाची होती है वो बीच आंगन में चारपाई खड़ी करके वो उसके पीछे नहा रही थी, जैसे कि पुराने जमाने में औरतें नहाया करती थी। जैसे ही भतीजा वहां पर पहुंचता है तो चाची जो थी दोस्तों वो विधवा थी और उसकी उम्र भी बहुत कम थी, लगभग 32 साल उसकी उम्र थी। अब जैसे ही वो भतीजा उस आंगन में पहुंचा है तो वो एकदम से कहता है कि चाची कहाँ हो तुम। चाची चारपाई की दूसरी साइड में नहा रही थी, वो निर्वस्त्र थी, उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी वो बोलती है कि रुक जाओ, मैं नहा रही हूँ। इतने में चाची अपने बदन पर एक पतली सी चुन्नी लपेट करके एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं कपड़े पहन करके आती हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तो जो उसकी पतली सी चुन्नी होती है वो बदन से सरक जाती है और फिर एकदम से भतीजे की नजर में सारा जो नजारा होता है वो दिख जाता है। यानी कि उसकी चाची के जो शरीर थे वो सब कुछ भतीजे को दिखाई दे जाते हैं। अब ये सारा नजारा देख करके जो भतीजा होता है वो सकपका जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर उसके बाद चाची शर्माते हुए दोबारा से चुन्नी को अपने बदन पर लपेट करके अंदर चली जाती है और फिर कपड़े पहनने लगती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि पूरे जमाने को पता लग जाता है, यहाँ तक कि उस चाची के जेठ को भी पता लग जाता है जिसका वो लड़का था, जो उसका भतीजा आया था। और फिर दोस्तों यहाँ पर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। और इस घटना के अंत में क्या होता है यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। और दोस्तों इस कहानी के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आप सभी का नाम ले सकूं, आप सभी को धन्यवाद दे सकूं। दोस्तों ये घटना राजस्थान के जयपुर के अंदर घटना घटित होती है। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक वर्षा नाम की औरत जिसकी उम्र 32 साल होती है और वो एक पेशे से टीचर होती है। प्राइमरी टीचर जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती है 5वीं क्लास तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। उसका पति जब नौकरी पर जा रहा था तो उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके पति को मौत के हुए फिलहाल 2 साल गुजर चुके थे। और वर्षा जो कि अपना एक अलग घर बना करके रहा करती थी और उसका जो परिवार था यानी कि उसके जेठ जेठानी सास ससुर वो उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर रहा करते थे। जेठ का नाम था नेकीराम और जेठ का एक बेटा भी था जिसका नाम अतुल, और अतुल की उम्र उस समय 20 साल होती है। अब तो अतुल जो यहाँ पर भतीजा बनता है, जो कि इससे 12 साल 10-11 साल छोटा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो विधवा चाची होती है जिसका नाम वर्षा होता है, वो पढ़ाने के लिए जाया करती है। वो अकेली रहती है और किस्मत की बात ये थी कि उसको कोई बच्चे भी नहीं थे, तो वो अकेली तनहा, उसके पति ने मरने से पहले एक मकान खरीद लिया था और वहीं पर दोनों पति पत्नी रहा करते थे। उसी छोटे से शहर के अंदर वो दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग, आपको पता है कि जनवरी 2025 में कुंभ का मेला लगा हुआ था और बहुत सारे लोग कुंभ का मेला भी देखने के लिए जाते हैं। तो चाची वर्षा के भी मन में आता है कि क्यों ना वो भी कुंभ का मेला देखा है। लेकिन चाची वर्षा जो होती है वो इधर उधर ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखा करती थी और वो सोचती है कि मैं कुंभ का मेला आखिर किस तरह से देखकर आऊंगी, मैं तो वहां पर खो जाऊंगी, अकेली औरत हूँ, कोई साथ चलने वाला नहीं है। तभी वो अपने जेठ के पास फोन करती है, नेकी राम के पास, और उनसे कहती है कि मैं कुंभ का मेला। लेकिन दोस्तों परिवार में बहुत अच्छा जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, जो भाईचारा था वो बहुत अच्छा था। भले ही दोनों पति पत्नी दूर रह रहे थे लेकिन कोई भी फैसला जो है वो पारिवारिक सलाह मशवरा से जरूर लिया जाता था। तो ऐसा भी यहाँ भी वर्षा को भी अब ऐसे ही आदत पड़ चुकी थी, तो कोई भी काम करती थी तो वो जेठ से राय जरूर लिया करती थी या फिर अपने सास ससुर को फोन किया करती थी। अब यहाँ पर जो जेठ नेकी राम होता वो कहता है कि तुम जाओगी कैसे अकेली। तो वर्षा कहती है कि अब मेरा मन तो कर रहा है लेकिन जाऊं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जेठ जी मेरे साथ कोई अगर चले तो मैं चली जाऊंगी। इतने में जेठ नेकी राम कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि अतुल को भेज देता हूँ और वो तुम्हें कुंभ के मेले में घुमा कर लाएगा। अतुल जो कि 22 साल का हो चुका था। उसके बाद वर्षा कहती है कि ठीक है, आप उसे शाम तक भेज दीजिएगा मेरे घर पर और सुबह हम यहाँ से ट्रेन पकड़ लेंगे और वो बुकिंग करवा लाएगा, रेलवे टिकट जो होता है वो बुक करा कर लाएगा और हम सुबह यहाँ से कुछ खाना वगैरह लेकर के निकल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अतुल होता है वो अपनी चाची के घर की तरफ, शहर की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर के जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो चाची होती है वो आंगन के अंदर बीच में एक चारपाई खड़ी करके वो वहां पर नहा रही होती है। शरीर पर उसके एक भी कपड़ा नहीं था क्योंकि चाची अकेली रहती थी और कोई आता जाता भी नहीं था, तो वो आराम से नहा धो ले करती थी अकेले में। लेकिन तभी जो भतीजा होता है वो टिकट वगैरह करवा करके रिजर्वेशन की वो पहुंच जाता है अपनी चाची के घर और चाची जाकर के आवाज लगाने लगता है। चाची कहती है कि मैं नहा रही हूँ, अभी रुक जाए 1 मिनट।
और चाची अपने बदन पर अपनी एक चुन्नी को लपेट करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अभी कपड़े पहन कर आती हूँ। लेकिन दोस्तों हवा से उसकी पतली चुन्नी उसके बदन से हट जाती है और चाची का कुछ बदन जो था, वो जो भतीजा होता है अतुल को वो दिखाई दे जाता है और अतुल के दिमाग में अब वही नजारा घूमने लगता है जो उसने सीन चाची का देख लिया था। अब तो दोस्तों बात ये आई गई हो जाती है, शाम का समय हो गया था। अतुल कहता है कि चाची मैं 2 टिकट रिजर्व करवा के लाया हूँ और ट्रेन जो है वो कल शाम की है, शाम को 4 बजे हमें कल यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद दोस्तों अतुल वहीं पर बैठ जाता है और चाची वहीं पर उसके लिए खाना वगैरह बना कर लाती है और फिर दोनों साथ में टीवी वगैरह देखते हैं और सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। अब सुबह जो चाची होती है वो अपने कुछ खाना वगैरह बनाकर रख लेती है कि भाई रास्ते में भूख लगेगी या फिर अगर वहां रुकना पड़ गया तो वहां पर भी कुछ खाने के लिए तो चाहिए, तो कुछ खाना वगैरह बनाकर वो अपने साथ रख लेती है। और शाम को 4 बजे जब ट्रेन का टाइम होता है तो दोनों चाची भतीजे घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते। वहां जाने के बाद दोनों की सीट एक साथ थी और ऊपर और बीच वाली सीटें थी, तो दोनों ही सीट जो है एक साथ एक ही सीट पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे बातचीत करते हैं। और अब हो जाता है रात का समय। यहाँ पर चाची को भी ये बात पता थी दोस्तों, जो चाची के सामने जो भतीजे के सामने उसकी चुन्नी हट गई थी, तो कहीं ना कहीं चाची के मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा था। तो दोनों ही एक ही सीट पर बैठे हुए थे और रात को थोड़ी थोड़ी वहां पर सर्द हवाएं आने लगती है, तो दोनों को ठंडी लगती है, तो दोनों एक ही कंबल में दुबक जाते हैं। और एक ही कंबल में दुबकने के बाद जब रात को 10-11 बजे का टाइम होता है तो भतीजे से रहा नहीं जाता है और अब वो एकदम से वो चाची से कहता है, जो अतुल होता है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो सीधा बोलता है चाची देखो महाकुंभ को तो हम पीछे देखेंगे, महाकुंभ को देखने जा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एलोरा अजंता की गुफाएं देखने का मन कर रहा है। अब दोस्तों ये कोड वर्ड में उसने जो बात कही थी, जो चाची होती है वो मुस्कुरा जाती है और कहती है कि हाँ हाँ मैं भी यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में भी यही दिमाग चल रही थी। क्योंकि दोस्तों चाची को अकेलापन और तन्हाइयां बहुत ज्यादा काटती थी, कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये विचार बन चुका था कि जो अतुल है उसने उसको निर्वस्त्र देख लिया है, तो उसके मन में भी अब लड्डू फूट रहे थे। इधर अतुल के भी मन में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि उस नजारे को देखने के बाद अब रात भर अतुल जो था वो सो नहीं पाया था। अब तो यहाँ पर चाची तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं भी अकेली हूँ और बदनामी के डर से मैं कुछ कह भी नहीं पाती और हमारा तुम्हारा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद जो अतुल होता है वहीं एक सीट पर उस कंबल के अंदर ही अंदर ना जाने क्या क्या हरकतें वो दोनों चाची भतीजे करने लगते हैं और वो दोनों वहीं पर सब कुछ करने लगते हैं। उसके बाद वो कुंभ का मेला देखते हैं और कुंभ के मेला देखने के बाद वापस जब उनकी वापसी होती है तो वो लोग वापस आकर घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद अतुल कहता है कि ठीक है चाची मैं अब घर चलता हूँ, लेकिन चाची कहती है कि अभी तुम एक रात यहाँ पर और रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना, मैं जेठ जी से कह दूंगी कि आज अतुल यहीं पर रुक रहा है। अतुल कहता है कि क्या हुआ चाची, तो चाची कहती है कि मजा नहीं आया, तुम ऐसा करो कि तुम यहीं पर रुक जाओ और मेडिकल पर जाओ और वहां से कुछ गोलियां लेकर आओ। उसके बाद अतुल मेडिकल पर जाता है और वहां पर से पावर बढ़ाने की गोलियां लेकर आ जाता है। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद दूध में उन पावर वाली गोलियों को चाची जो है वो अतुल को भी दे देती है और खुद भी ले लेती है और फिर दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होता है इन दोनों का जो खेल था वो। ये दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अपनी अधूरी इच्छाओं को ये दोनों पूरा कर रहे होते हैं तभी चाची को ब्लीडिंग होने लगती है। अब ब्लीडिंग होने लगती है तो पहले पहले इन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद ये बंद हो जाएगी। चाची को भी लगता है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा किया है तो शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा और लड़के को कुछ ज्यादा पता नहीं था, उसको लगता था कि शायद औरतों के साथ ऐसा होता होगा। अब इनके संबंध बनते रहते हैं लेकिन ब्लीडिंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और चाची को कुछ कमजोरी से आने लगती है, तो वो समझ जाती है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। वो अपने भतीजे से कहती है कि मामला कुछ गड़बड़ हो चुका है, ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं रही है और अब मैं हो सकता है कि मर भी जाऊं, तो जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन भतीजा अब शर्मा जाता है कि मैं इसको हॉस्पिटल कैसे ले जाऊं, बापू को पता लग जाएगा, पूरे गांव वालों को पता लग जाएगा कि ये मामला क्या था। और यहाँ से जो भतीजा होता है वो दुम दबाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जो चाची होती है वो तड़प रही होती है, किसी को फोन भी नहीं कर सकती थी कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, वो तो यही कर सकती थी कि चुपचाप उसे कोई हॉस्पिटल ले जाए तो उसका इलाज शुरू हो जाए। अब चाची को किसी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतने में भतीजा जैसे वहां से निकल जाता है तो आधे रास्ते में उसके दिमाग में कुछ विचार आने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर चाची की ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मौत हो गई तो इसका सारा पाप मेरे ही ऊपर आ जाएगा। और दोस्तों अब वो अपना निर्णय बदल लेता है, सोचता है कि चाहे कितनी ही बदनामी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस जाता हूँ और चाची को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो वापस लौटता है दोस्तों और जाकर के देखता है कि चाची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा उसे ब्लीडिंग हो रही थी। वो अपनी चाची को जैसे तैसे ऑटो रिक्शा करके रात में वो सीधा उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है और अपने बापू के पास कॉल कर देता है कि पापा चाची की तबीयत जो है वो कुछ खराब हो गई है। उसके बाद उसके घर वाले भी आते हैं लड़के के
और जो वर्षा है वो विधवा थी, उसके सास ससुर और उसके जेठ जेठानी सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जब डॉक्टर अब इसका इलाज कर रहा होता है तब इसको जाकर थोड़ा आराम होता है और ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। उसके बाद जब डॉक्टर बाहर निकलता है तो जेठ पूछता है कि डॉक्टर साहब हुआ क्या था और क्या बात हुई थी। तब डॉक्टर कहता है कि देखिए, इस महिला ने जो सब कुछ किया है, जो संबंध बनाया है, वो थोड़ा गैर जिम्मेदारा तरीके से बनाया है संबंध, यानी कि कुछ अलग तरीके से बनाया है, इसीलिए इसकी ब्लीडिंग होने लगी है और इसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। वो तो ठीक है कि टाइम पर यहाँ पर आ गई। और दोस्तों, जैसे ये बात ससुर सुनता है वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उनकी जो बहू थी वो अब विधवा थी, तो ये सब कुछ किसके साथ कर रही थी। अब दोस्तों, इसके बाद वो माथे पर हाथ रख करके बैठा रहता है और सोचता रहता है कि ये लड़का भेजा था, कहीं इसी ने तो कुछ कांड नहीं कर दिया। इसके बाद दोस्तों वो बहू के पास जाता है, वर्षा के पास, और उससे पूछता है कि मामला क्या था वर्षा, और ये कैसे हुआ, और ये क्या सुनने को मिला है, तुम किसके साथ सब कुछ कर रही थी। डॉक्टर ने बोला कि तुमने इस तरीके से सब हुआ, इसीलिए तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। अब जो वर्षा होती है वो भी अब सोच लेती है कि अब इस बात को छुपाने से क्या फायदा। वो अपने पास अपने भतीजे अतुल को बुलाती है, कहती है कि अतुल को बुलाइए आप, और उसके बाद अतुल को बुलाया जाता है। और फिर जो चाची होती है वो पूरा राज खोलती है। अतुल भी अपनी चाची का राज साथ देता है और कहता है कि बापू, मुझसे गलती हो गई, और ना ही मेरी चाची ने कोई जबरदस्ती मेरे साथ की और ना ही मैंने चाची के साथ कोई जबरदस्ती की, हम लोग दोनों सहमति से ये काम कर रहे थे, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। अब दोस्तों, ये बात जो जेठ था वो समझ जाता है कि जो वर्षा है वो अभी जवान है, 32 साल की उम्र है, तो कोई ज्यादा नहीं है, अकेली तन्हा है। उसके बाद सारे घर में ये बात फैल जाती है, लेकिन ये परिवार इतना समझदार था कि कोई भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। जेठ समझदार था, कहता है, सोचता है कि चलो अकेलेपन में हो सकता है इसे गलती हो गई, इसमें वर्षा की कोई ऐसी गलती नहीं है, और लड़के का भी क्या खोट है, आग और पेट्रोल को एक साथ रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसके बाद जेठ एक फैसला लेता है, और 2 महीने के बाद जब वर्षा ठीक हो जाती है तो 2 महीने के बाद वर्षा के लिए एक लड़का ढूंढता है, जिसकी पहले से ही पत्नी मर चुकी थी, और उसके साथ वर्षा की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। और वर्षा से कहता है कि तुम आराम से रहो, और जो तेरे पति का, यानी कि जो मेरे छोटे भाई के घर है, वो भी तुम ही ले लो, और वो तुम्हारे ही नाम है। अब जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उस घर में भी आकर रह सकती हो, या फिर अपने दूसरे पति के घर पर भी रह सकती हो। इस तरह से दोस्तों इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर गलती तो बहुत बड़ी हुई थी। दूसरी बात, इस कहानी के अंदर अगर अतुल छोड़ करके निकल जाता, वापस अगर नहीं लौटता, तो चाची की मौत हो जाती और बहुत बड़ा कांड हो जाता। और अतुल ने कहा कि वो जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाता। अतुल ने बहुत समझदारी से काम लिया कि चलो गलती हो गई सो हो गई, वापस लौट कर वो चाची को हॉस्पिटल में एडमिट करा। और फिर दोनों ने एक बहुत बड़ा समझदारी वाला कदम उठाया कि उन्होंने सब कुछ सबके सामने रख दी, कोई बात छुपाई नहीं। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर पर्दा ना डाले। जो बात सच है वो परिवार के सामने रखे। परिवार जरूर कुछ ना कुछ उस समस्या का समाधान निकाल ही लेता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि परिवार के साथ रहना सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल से एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।